हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। इस वीडियो में हम सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सीटेट जनवरी 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक अब तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, वो सब हमने सॉल्व करा है। बस जून 2011 का जो पेपर था 1 एंड 2, वो दोनों हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। तो अभी थोड़े दिनों पहले हमने इसके पेपर 2 को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम जून 2011 में हुए सीटेट के पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, सेकंड शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, थर्ड है अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता एंड फोर्थ ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होंगे उनमें क्या होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विशेषता मानी जानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धैर्य और दृढ़ता। एक्चुअली होता है ना कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनकी जो गलतियां करने का सिलसिला होता है वो काफ़ी बार गलतियां करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि टीचर पेशेंस के साथ धैर्य रखते हुए उनको बार बार समझाए और सही कराए। इसलिए एक प्राइमरी लेवल के टीचर में धैर्य और दृढ़ता का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे, यानी कि उनका जो सेक्शन है वो चेंज कर दे, उस टीचर के सेक्शन में ना रखे। सेकंड है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आपका, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए एंड फोर्थ है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो ऐसे में आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए वो बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा 2 का हमारा ऑप्शन बी, अभिभावकों को टीचर पे विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो चारों स्टेजेस हैं, ये चारों जो अवस्थाएं दी गई है वो पियाजे के द्वारा दी गई है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सोचे तो वह अवस्था जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है, यानी कि तीसरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, सेकेंड है मन का चित्र बनाने से, थर्ड है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से एंड फोर्थ ऑप्शन है बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का जो मानचित्रण है वो किससे रिलेटेड है। करेक्ट हो जाएगा 4 का हमारा ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सेकेंड है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, थर्ड है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका इनमें से कौन सा है। करेक्ट हो जाएगा 5 का हमारा ऑप्शन डी, उनकी जो अक्षमता डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं
प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सेकेंड है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। थर्ड है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। करेक्ट होगा 6 का हमारा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। सेकेंड है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? करेक्ट होगा 7 का हमारा ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे औपचारिक लिखा गया है, यहाँ पे अमूर्त लिखा गया है। कहीं कहीं आप बुक में देखोगे तो यही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी लिखा रहेगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किए जाए। सेकेंड है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। एंड फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या करें जिससे सीखना और अधिक समृद्ध हो पाए, बच्चे और अच्छे से सीख पाएँ? करेक्ट होगा 8 का हमारा ऑप्शन डी, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के साथ काम करते हुए अंतःक्रिया करते हुए उस पर चर्चा करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए यानी कि आसान बनाए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सेकेंड है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। थर्ड है अनअधिगम भी सीखने का एक प्रक्रिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। करेक्ट हो जाएगा 9 का हमारा ऑप्शन डी, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता ये इसको नहीं माना जा सकता है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे अधिगम प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो सिर्फ शैक्षिक संस्थान में ही सीखेंगे, सीखने की प्रक्रिया कहीं पे भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो सीखने की विशेषता नहीं कही जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी फर्स्ट ऑप्शन है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सेकेंड है ऐसे विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। थर्ड है ऐसे विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो 5वीं कक्षा का एक ऐसा विद्यार्थी जो दृष्टि बाधित है, क्लियर देख नहीं पा रहा है, उसको देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर पूरी तरह से नहीं देख पाता है, ठीक है, तो उस विद्यार्थी के लिए इन चारों ऑप्शंस में से क्या करना बेहतर रहेगा वो बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा 10 का हमारा ऑप्शन बी, 5वीं कक्षा का ऐसा स्टूडेंट जो कि दृष्टि बाधित है उसके साथ कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए और चूंकि वो देख नहीं पाता है इसलिए अपनी श्रवण इंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेगा, इसलिए उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। सेकेंड है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। थर्ड है सानिध्य संगति की आवश्यकता। एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है वो बताना है। करेक्ट होगा ऑप्शन बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। सेकेंड है सभागार। थर्ड है घर। एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल का मैदान। करेक्ट होगा 12 का ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से विकसित और परिभाषित
किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सेकंड विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, थर्ड है कक्षा में एकदम खामोशी एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक किसको मानना चाहिए? करेक्ट हो जाएगा 13 का, कक्षा में अगर विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसको अभिप्रेरित कक्षा मानना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रेरित है, वो खुद पढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा 13 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। संप्रेषण का अर्थ बातचीत होता है। सेकंड ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। थर्ड है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। करेक्ट हो जाएगा 14 का हमारा ऑप्शन डी। वैसे स्टूडेंट्स जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, रट्टा मारने की क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा होती है, उनको बुद्धिमान बच्चों की श्रेणी में शिक्षा मनोविज्ञान नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पेवलोव, सेकंड कोहलबर्ग, थर्ड स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे। करेक्ट होगा 15 का हमारा ऑप्शन डी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 16, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सेकंड है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। थर्ड है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के अवसर देता है। तो आप लोग के अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शंस में से क्या रीजन हो सकता है कि जो कृतिका घर में बात नहीं करती है वह विद्यालय में काफ़ी बातें करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का हमारा ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, सेकंड मीडिया मनोविज्ञान, थर्ड शिक्षा मनोविज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा फर्स्ट ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सेकंड है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। थर्ड है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या योगदान होता है वो बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा 18 का हमारा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा जो होती है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सेकंड है मूल्यांकन प्रक्रिया। थर्ड है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो पाठ्यचर्या का अर्थ जो होता है वो इन चारों ऑप्शंस में से क्या होना चाहिए जो पाठ्यचर्या की ओर संकेत करे? करेक्ट होगा 19 का हमारा ऑप्शन ए। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसकी ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सेकंड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, थर्ड है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो खेल पद्धति जो है वो मूल रूप से किस पर आधारित है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम,
सेकेंड है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, थर्ड है सीखने का तत्परता नियम एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता नियम। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। एक बच्चा अगर अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो इसे सीखने के सादृश्यता नियम से संबंधित मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना, सेकंड अभिव्यक्ति में नवीनता, थर्ड जिज्ञासा एंड फोर्थ ऑप्शन है सृजनात्मक विचार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, सी एंड डी देखोगे आप तो ये तीनों ही पॉजिटिव है जो प्रतिभाशाली होने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ा करना जो है वो प्रतिभाशाली होने के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, सेकंड विशेष विद्यालय में, थर्ड विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। समावेशी शिक्षा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, सेकंड है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, थर्ड है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना एंड फोर्थ ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से? करेक्ट हो जाएगा 24 का हमारा ऑप्शन बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, सेकंड सहानुभूतिपूर्ण, थर्ड तटस्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है नकारात्मक। तो बच्चों को सीखने के क्रम में माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए अग्रोन्मुखी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड एकीकरण का सिद्धांत, थर्ड अंतःक्रिया का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि विकास जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, यानी कि विकास निरंतर चलती ही रहती है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि विकास हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, इसलिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? फर्स्ट ऑप्शन है पेवलोव, सेकंड जीन पियाजे, थर्ड वाइगोत्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया था, इसलिए 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, सेकंड पूर्व बाल्यावस्था, थर्ड बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो अभी जब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे उसमें भी हमने बात करी थी, तो बच्चों के जो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, 4 जो स्टेजेस दिए गए हैं वो पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीटेट जून 2011 में हुए पेपर 1 के सीडीपी का सेक्शन सॉल्व किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।